Hello and welcome everyone. The topic we are going to discuss in this video is cervical cancer and its precursor lesions, that is the cervical intraepithelial neoplasias. तो जो सबसे पहला टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद CIN एंड सर्वाइकल कैंसर. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद CIN एंड सर्वाइकल कैंसर इज इन्फेक्शन ऑफ HPV. तो HPVs जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं. देयर कैन बी हाई रिस्क HPV जिसमें मेनली आता है तुम्हारा HPV 16 और 18, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 16, एंड देर आर अदर HPVs विच यू कैन रीड लाइक 31, 33, 52, 58, एंड देन देर आर लो रिस्क HPVs लाइक HPV 6 एंड 11. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस. जो हाई रिस्क HPV का इन्फेक्शन होता है ना, इसका क्लियरिंग जो होता है वो ईजी नहीं होता. तो क्लियरिंग होगा नहीं तो मतलब परसिस्टेंट इन्फेक्शन कॉज करेंगे हाई रिस्क HPVs जो होंगे, जिसकी वजह से CIN और सर्वाइकल कैंसर का रिस्क जो है वो ज़्यादा होगा. ठीक है, जबकि लो रिस्क HPVs जो होंगे वो ईजिली क्लियर आउट हो जाते हैं बॉडी से, तो परसिस्टेंट इन्फेक्शन होगा नहीं. ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली CIN और जो तुम्हारा सर्वाइकल कैंसर है उसका रिस्क कम होगा. ठीक है, देन अदर रिस्क फैक्टर्स में आता है तुम्हारा, अगर मान लो फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे बहुत यंग एज है या फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, तो ये दोनों फैक्टर्स ऐसे हैं जो बेसिकली रिस्क बढ़ाते हैं तुम्हारे HPV इन्फेक्शन को अक्वायर करने के. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर HPV इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है तो इनडायरेक्टली सर्वाइकल कैंसर और तुम्हारे CIN का रिस्क ज़्यादा होता है. ठीक है, देन नेक्स्ट फैक्टर इज इम्यून स्टेटस ऑफ द होस्ट. तो दिस इज सिंपल फैक्ट, अगर इम्यून स्टेटस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ईजिली क्लियर आउट हो जाएगा इन्फेक्शन और रिस्क जो होगा वो कम होगा. ठीक है, और अगर वीक इम्यून स्टेटस है होस्ट का तो ऑब्वियसली जो है क्लियरिंग वो अच्छे से होगी नहीं, तो HPV का परसिस्टेंट इन्फेक्शन होने का रिस्क होगा और ऑब्वियसली CIN और सर्वाइकल कैंसर का रिस्क ज़्यादा होगा. ठीक है, देन अदर फैक्टर्स इंक्लूड्स द एक्सपोजर टू को कार्सिनोजेंस लाइक cigarette smoking. They also increases the risk of cervical cancer. So after discussing the risk factor, now let's understand how HPV causes development of CIN and cervical cancers. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मतलब जो हमारी सर्विक्स होती है ना, उसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक होती है हमारी एंडो सर्विक्स जो बेसिकली लाइंड होती है तुम्हारे कॉलमनार एपिथेलिया से, और दूसरी होती है तुम्हारी इक्टो सर्विक्स विच इज़ लाइंड बाई द स्क्वैमस एपिथेलिया. ठीक है, एंड एट द जंक्शन ऑफ एंडो सर्विक्स एंड इक्टो सर्विक्स यू हैव इमैच्योर स्क्वैमस सेल्स, और जंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्क्वैमो कॉलमनार जंक्शन या फिर तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन जोन. तो इसी चीज़ को अगर हम लोग हिस्टोलॉजिकल डायग्राम की हेल्प से समझें तो बेसिकली यू कैन सी दिस इज द mature squamous cells seen in case of ectocervix, endocervix which is lined by columnar glandular cells, and this is the squamo-columnar junction or the transformation zone जहाँ पे immature squamous cells जो है वो मिल रही हैं. ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा HPV होता है ना, it cannot take entry into the female body through the mature squamous cells. तो बेसिकली मैच्योर स्क्वैमस सेल में एंट्री ले नहीं सकता, तो हर साइड से एंट्री होगी नहीं. एंट्री होती है सिर्फ दो साइड से, या तो तुम्हारा स्क्वैमो कॉलमनार जंक्शन जहाँ पे क्योंकि इमेच्योर स्क्वैमस सेल्स हैं तो उनके थ्रू जो है HPV हमारी बॉडी में एंटर करेगा, या फिर दूसरा होता है कि मान लो तुम्हारा मैच्योर स्क्वैमस सेल ही है लेकिन इसको कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से जो HPV है वो एक्सेस कर पा रहा है जो बेसल लेयर्स हैं उनको, क्योंकि बेसल लेयर में अगेन तुम्हारी इमेच्योर स्क्वैमस सेल्स होती हैं. तो सपोज करो कोई भी हाई रिस्क HPV था जिसमें मेनली तुम्हारे HPV 16 और 18 आते हैं, ये तुम्हारे इमेच्योर स्क्वैमस सेल्स में इंटर करेंगे. सबसे पहले एंट्री हो गई. ठीक है, अब एंट्री होने के बाद दे विल गो टू मैच्योर स्क्वैमस सेल जहाँ पे दे विल रेप्लिकेट. रेप्लिकेशन इज ऑलवेज देयर इन द मैच्योर स्क्वैमस सेल्स. ठीक है, मतलब रेप्लिकेशन जो होता है वो हमेशा मैच्योर स्क्वैमस सेल्स के अंदर होता है. तो मैच्योर स्क्वैमस सेल्स के अंदर जाके सबसे पहले वायरस क्या करता है, अपने वायरल जीनोम को इंटीग्रेट कर देता है विद द होस्ट सेल जीनोम, और फिर तुम्हारा वायरस जो होगा वो होस्ट सेल की जो DNA सिंथेसाइजिंग मशीनरी है उसको यूज़ करेगा अपने जीनोम को रेप्लिकेट करने के लिए. ठीक, तो जीनोम के रेप्लिकेशन की वजह से दो तरीके के प्रोटीन्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं. एक होती है E6 प्रोटीन और दूसरी होती है E7 प्रोटीन. नाउ दीज E6 एंड E7 प्रोटीन्स विल कॉज सेलुलर अल्ट्रेशन, जिसकी वजह से जो मैच्योर स्क्वैमस सेल्स थी जो नॉर्मली प्रोलिफरेट नहीं कर रही थी, नाउ उनका एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से CIN और सर्वाइकल कैंसर जो है उनका डेवलपमेंट होगा. ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि कैसे ये अल्ट्रेशन जो होते हैं वो होते हैं. तो जो E6 प्रोटीन होता है ना वो टर्ट के एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो टीलोमरेज है उसका एक्सप्रेशन बढ़ेगा और टीलोमियर की लेंथ बढ़ेगी. तो अगर टीलोमियर की लेंथ बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो इमोर्टलाइजेशन है
वो इंड्यूस होगा, मतलब कि सेल में जो है लिमिटलेसली डिवाइड करने की कैपेसिटी आएगी अगर टीलोमेयर शॉर्टन ही नहीं हो रहा है तो, ठीक है। दूसरा क्या करता है, E6 प्रोटीन जो हमारा P53 होता है ना, विच इज़ अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, उसको इनहिबिट कर देता है। तो बेसिकली जो ट्यूमर सप्रेसर जीन TP53 होता है, उसका सिंपल सा काम ये होता है कि जो भी सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स हैं उनको इन्फोर्स करना, ठीक है। तो सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स को इन्फोर्स करके ये क्या करता है, जब भी कोई मान लो DNA डैमेज हुआ, ठीक है, तो ये DNA डैमेज होगा, इसको रिपेयर करने के लिए TP53 क्या करता है, DNA डैमेज के रिस्पॉन्स में सेल साइकिल को स्टॉप करेगा, फिर सेल जो है वो DNA डैमेज को रिपेयर करेगी और फिर जो तुम्हारी सेल साइकिल है वो वापस से चलेगी विथ रिपेयर्ड DNA आफ्टर रिपेयरिंग, वापस से जो है वो चलेगी और सेल प्रोलिफरेट करती है। दिस हैपन्स नॉर्मली। लेकिन अगर P53 डिग्रेड हो जाए तो अब समझते हैं हाउ दीज वायरल प्रोटीन्स लाइक E6 एंड E7 causes alterations in the mature squamous cells, ठीक है। तो बेसिकली जो E6 प्रोटीन होती है ना, वो टर्ट के एक्सप्रेशन को बढ़ा देती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि टीलोमरेज जो है उसका एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा। और अगर बहुत सारा टीलोमेयर है सेल में, टीलोमेयर हर डिवीजन के साथ शॉर्टन ही नहीं हो रहा है, तो जो है लिमिटलेसली डिवाइड करने की कैपेसिटी आ जाती है सेल्स में और इमोर्टलाइजेशन जो है वो इंड्यूस होता है, ठीक है। उसके अलावा E6 जो होता है ना, P53 को डिग्रेड कर देता है। अब P53 जो था उसका सिंपल सा काम होता है नॉर्मल सेल में कि P53 जो है वो DNA डैमेज को सेंस करके सेल साइकिल को स्टॉप करता था ताकि वो DNA जो है उसको रिपेयर कर पाए सेल। तो DNA रिपेयर होगा और जब DNA रिपेयर हो जाता है तो वापस से सेल जो है वो सेल साइकिल चलने लगती थी। तो अब जब P53 डिग्रेड हो जाता है तो बेसिकली सेल साइकिल स्टॉप नहीं होगी, ठीक है। अब सेल साइकिल स्टॉप नहीं होगी तो DNA का रिपेयर नहीं होगा और जो सेल साइकिल है वो चलेगी, लेकिन एक डैमेज DNA के साथ जो है वो सेल्स प्रोलिफरेट करती जाएंगी, जिसकी वजह से बहुत सारे म्यूटेशन जो होंगे वो एक्यूमुलेट होंगे एंड देयर विल बी जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, ठीक है। देन जो E7 प्रोटीन होता है हमारा, वो P21 को इनहिबिट करता है। P21 बेसिकली एक निगेटिव रेगुलेटर होता है साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसकी एक्टिविटी का। तो अगर P21 इनहिबिट होगा तो ऑब्वियसली साइक्लिन और CDKs की एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी और सेल साइकिल का प्रोग्रेशन होगा, जिसकी वजह से जो है सेल का प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। देन इट विल ऑल्सो इनहिबिट द RB जीन एंड द इनहिबिशन ऑफ RB जीन विल बेसिकली कॉज द सिक्वेस्ट्रेशन और रिलीज ऑफ E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बेसिकली क्या करवाता है, जो S फेज के जीन्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन करवाने लगता है। तो S फेज के जीन्स अगर इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उसकी वजह से जो अगेन है सेल साइकिल का प्रोग्रेशन होगा और जो है सेलुलर प्रोलिफरेशन जो है वो बढ़ेगा। तो बेसिकली इन सबके रिजल्टेंटली जो मैच्योर स्क्वामस सेल्स होंगी उनका जो नॉर्मली तुम्हारी प्रोलिफरेट नहीं कर रही थी, मैंने बताया था, अब ये क्या कर रही हैं, एक्सेसिवली प्रोलिफरेट कर रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेशियास का डेवलपमेंट होगा और सब्सिक्वेंटली यहाँ से देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। सो दिस इज डिस्कस अ बिट अबाउट सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेशियास, जिनको हम लोग स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन को समझते हैं। तो जो अर्लीस्ट सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, वो क्लासीफाई करता है CIN को ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेड ऑफ डिस्प्लेशिया, ठीक है। जैसे माइल्ड डिस्प्लेशिया है, मतलब माइल्ड डिस्प्लेशिया का मतलब होता है कि जो एपिथेलिया है उसके लोअर 1/3 में तुमको डिस्प्लेशिया देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। मॉडरेट डिस्प्लेशिया मतलब लोअर 2/3 में डिस्प्लेशिया देखने के लिए मिल रहा है और सीवियर डिस्प्लेशिया का मतलब होता है कि पूरा जो एपिथेलिया है उसकी थिकनिंग को इन्वॉल्व करते हुए डिस्प्लेशिया हो रहा है, ठीक है। एंड देन फोर्थ कैटेगरी होती है कार्सिनोमा इन सिटू की, विच इज़ बेसिकली सेम एज सीवियर डिस्प्लेशिया, बस वो यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज नहीं हो रही है, ठीक है। फिर है CIN सिस्टम। CIN सिस्टम को 3 टियर सिस्टम बोलते थे। 3 टियर सिस्टम में क्या होता है कि तुम्हारा माइल्ड डिस्प्लेशिया जो है उसको CIN 1 में रखा जाता है, ठीक है। देन मॉडरेट डिस्प्लेशिया को CIN 2 में रखा जाता है और सीवियर डिस्प्लेशिया या कार्सिनोमा इन सिटू, क्योंकि ये एक ही बात है, तो इनको CIN 3 में रखा जाता है, ठीक। देन जो करंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इट इज़ 2 टियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अकॉर्डिंग जो CIN 1 है या मतलब माइल्ड डिस्प्लेशिया वाला स्टेज है उसको हम लोग लो ग्रेड SIL कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन अगर मॉडरेट डिस्प्लेशिया है या फिर सीवियर डिस्प्लेशिया है और कार्सिनोमा इन सिटू है, मतलब CIN 2 और 3 है, तो उसको HSIL मतलब हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन्स में कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक। तो आफ्टर द क्लासिफिकेशन नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन केस ऑफ CIN, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग में सिंपली यू विल सी कोइलोसिटिक चेंजेस। अब कोइलोसिटिक चेंज का सिंपल सा मतलब होता है, एक तो यू विल सी न्यूक्लियर एटीपिया अलॉन्ग विथ पेरीन्यूक्लियर हैलो।
तो न्यूक्लियर एटीपिया का मतलब ये है कि बहुत सारे न्यूक्लियर चेंजेस तुमको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे प्लियोमॉर्फिज्म, मतलब न्यूक्लियस का शेप और साइज जो है वो हाईली वेरिएबल होगा, ठीक है। न्यूक्लियर इनलार्जमेंट विल बी देयर, हाइपरक्रोमेशिया and coarse chromatin can be seen. So basically here you can see this is the normal squamous cell, ठीक है। और यहाँ पे इसमें क्या हुआ है कि कोइलोसिटिक चेंज हो रहा है। कोइलोसिटिक चेंज में दो चीज़ें हो रही हैं, न्यूक्लियर इनलार्जमेंट, हाइपरक्रोमेशिया मतलब न्यूक्लियर एटीपिया देखने के लिए मिल रहा है, और साथ में देयर इज पेरी न्यूक्लियर हैलो, ठीक है। अब पेरी न्यूक्लियर हैलो का क्या रीज़न होता है, बेसिकली जो तुम्हारा HPV होता है ना वो कुछ और प्रोटीन्स के लिए कोड करता है, जैसे E5 प्रोटीन। तो ये E5 जैसे जो प्रोटीन्स होती हैं वो पेरी न्यूक्लियर रीजन में आके डिपॉजिट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जब डिपॉजिट हो जाएंगी और हम स्टेनिंग करेंगे तो ये प्रोटीन स्टेन को टेकअप नहीं करती हैं, जिसकी वजह से ये जो पेरीन्यूक्लियर एरिया है वो क्लियर अपीयर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर हैलो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LSIL एंड HSIL, ठीक है। तो बेसिकली LSIL में क्या होता है ना कि जो ग्रोथ है होस्ट सेल की उसमें बहुत माइल्ड अल्ट्रेशन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो वायरल एप्लीकेशन है वो बहुत हाई होगा, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि LSIL डायरेक्टली जो है तुम्हारे कार्सिनोमा में प्रोग्रेस कर जाते हैं। जो स्मॉल परसेंटेज ऑफ LSIL होंगे वो क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे HSIL में, एंड देन देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। देन तुम्हारा जो HSIL होता है उसमें यू विल सी सिग्निफिकेंट अल्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा होस्ट सेल की ग्रोथ के अंदर, और यहाँ पे वायरल रेप्लिकेशन जो होगा वो कम होगा, और मोस्ट ऑफ द HSIL जो होते हैं उनके पास पोटेंशियल होता है दैट दे कैन प्रोग्रेस इनटू इन्वेजिव कार्सिनोमा। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सर्वाइकल कैंसर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट विल बी द सिम्टम्स विथ विच द पेशेंट विल प्रेजेंट टू अस, ठीक है। तो बेसिक से सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेल्विक पेन होगा, ठीक है। देन देयर विल बी फाउल स्मेलिंग और डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विक्स एंड द वेजाइना, इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगी, एंड देयर विल बी कंप्लेन ऑफ पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, ठीक है। So these are the typical symptoms of cervical cancer. After that, now let's discuss about the morphological findings of cervical cancer. तो अगर मैं ग्रॉस फाइंडिंग की बात करूँ तो नॉर्मल सा चीज़ होता है, मतलब तुम्हें सर्विक्स में एक्सोफिटिक मास देखने के लिए मिलेगा या फिर इन्फिल्ट्रेटिंग मास देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में बहुत सारे तरह के जो है सर्वाइकल कैंसर्स हो सकते हैं, लाइक यू कैन सी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, एडिनो स्क्वामस कार्सिनोमा और न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमास। सो आउट ऑफ ऑल दीज 80% सर्वाइकल कैंसर जो होते हैं वो बेसिकली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा टाइप के होते हैं, और 15% के आसपास होंगे एडिनो कार्सिनोमास, और बाकी के जो वेरिएंट्स हैं लाइक एडिनो स्क्वामस कार्सिनोमा एंड न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमास दे आर रेयर, दे कॉन्स्टिट्यूट ओनली अबाउट 5% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर्स, ठीक है। तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में क्या फाइंडिंग होगी, यू विल सी अ सेंट्रल केराटिन पर्ल विच इज सराउंडेड बाई अबनॉर्मल स्क्वामस सेल्स, ठीक है। एंड एडिनो कार्सिनोमास में यू विल सी ग्लैंड्स, बट दीज ग्लैंड्स आर नॉट लाइक normal glands, they are enlarged hyperchromatic glands which are basically having large nucleus and coarse nuclear chromatin, ठीक है। देन कमिंग टू स्टेजिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर, तो बेसिकली 5 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जो स्टेज 0 होता है वो होता है बेसिकली कार्सिनोमा इन सीटू, मतलब यहाँ पे क्या है, तुम्हारी बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, ठीक है, और कोई स्ट्रोमल इन्वेजन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मतलब ये बेसिकली बात कर रहे हैं CIN3 या फिर HSIL की, ठीक। दूसरा होता है स्टेज 1। स्टेज 1 में बेसिकली क्या होगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होगी वो होगी डैमेज, जिसकी वजह से तुम्हारा जो इन्वेजन होगा स्ट्रोमा का, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कितना डेप्थ हो रहा है इन्वेजन का, उसके बेसिस पे हम लोग फर्दर स्टेज 1 को डिवाइड करते हैं इनटू स्टेज 1A1 बोलते हैं अगर स्ट्रोमल इन्वेजन का डेप्थ जो है वो 3 मिलीमीटर से कम है, ठीक है। देन 1A2 बोलते हैं अगर स्ट्रोमल इन्वेजन का डेप्थ 3 से 5 मिलीमीटर है। देन 1B1 अगर 1B1, 1B2 और 1B3 इन तीनों में क्या होगा, डेप्थ तो 5 मिलीमीटर से ज़्यादा है, लेकिन साइज़ जो है इन्वेडिंग मास का वो 2 सेंटीमीटर से कम होता है 1B1 में, फिर 2 से 4 सेंटीमीटर के आसपास होता है 1B2 में, और 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है इन केस ऑफ 1B3, ठीक है। बट द थिंग इज स्ट्रोमा का इन्वेजन होगा, लेकिन जो मास है, जो भी तुम्हारा कार्सिनोमा है वो कन्फाइंड होता है सर्विक्स में, मतलब वो यहाँ वहाँ वो नहीं कर रहा, स्प्रेड नहीं कर रहा है, ठीक है। स्टेज 2 में क्या होगा कि कार्सिनोमा विल एक्सटेंड बियॉन्ड सर्विक्स, सो लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज स्टेज 2। यहाँ पे जो कार्सिनोमा है वो सर्विक्स से एक्सटेंड करके वेजाइना में जा रहा है, फिर पेल्विक वॉल की तरफ भी मूव कर रहा है, बट इट इज़ नॉट रीचिंग द पेल्विक वॉल एंड इट इज़ नॉट रीचिंग द लोअर 1/3 ऑफ द वेजाइना, ठीक है। देन स्टेज 3 में क्या होगा, अगेन कार्सिनोमा विल एक्सटेंड बियॉन्ड द सर्विक्स एंड इट विल रीच द पेल्विक वॉल and it will
इन्वॉल्व द लोअर 1/3 ऑफ द वजाइना, तो हम लोग स्टेज 3 बोलते हैं, ठीक है। स्टेज 4 का मतलब है कि मेटास्टेसिस देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर जो लोकल मेटास्टेसिस हो रहा है, तुम्हारा ब्लैडर या बॉवल का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको स्टेज 4A में कैटेगराइज करते हैं। और अगर डिस्टेंट मेटास्टेसिस देखने के लिए मिल रही है तो हम लोग बोलते हैं स्टेज 4B। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेजिंग। स्टेजिंग के बाद हम बात करते हैं हाउ वी डू द स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो 2 मेथड्स होते हैं, एक तो हम लोग HPV DNA को डिटेक्ट कर सकते हैं सर्वाइकल स्क्रैप में, और दूसरा होता है तुम्हारा पैप स्मीयर। पैप स्मीयर इज ऑल्सो नोन एज पेपेनिकोलाउ स्मीयर। बेसिकली पैप स्मीयर परफॉर्म करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है। यू हैव एन आइरिस स्पेचुला, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है सर्विक्स का, उसको सर्कमफरेंशियली स्क्रैप करते हैं। एंड देन टिश्यू पल्प जो है उसको कलेक्ट करेंगे और फिर एक ग्लास स्लाइड लेंगे और उस पर एक स्मीयर बनाएंगे, ठीक है, टिश्यू पल्प को स्प्रेड करके। देन स्मीयर इज फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ 95% इथेनॉल एंड पैप स्टेनिंग करते हैं उसका कॉपलिन जार का यूज़ करके। एंड देन यू विल लुक अंडर द माइक्रोस्कोप टू फॉर द सेलुलर चेंजेस, ठीक है। So as you can see in this diagram, these are the normal squamous cells and इनमें क्या है कि हमें जो है चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। जो सबसे पहला वाला डायग्राम है इसमें कोइलोसिटिक चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। यू कैन सी न्यूक्लियर इनलार्जमेंट है, पेरीन्यूक्लियर हेलो है, मतलब यहाँ ये हैं कोइलोसाइट्स जो हमें LSIL में देखने के लिए मिलती हैं। एंड एज यू प्रोग्रेस फ्रॉम LSIL टू HSIL, जो न्यूक्लियस है उसका साइज और बड़ा होता जाएगा और NC रेशियो जो होगा वो सब्सिक्वेंटली जो है NC रेशियो वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द 2 मेथड्स बाय विच वी कैन डू द स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द guideline for the screening of cervical cancer. तो basically we have to screen all the females starting at the age of 21 years and 21 years से स्टार्ट करके फिर हर 3 साल पे स्क्रीनिंग करनी होती है टिल द एज ऑफ 30 years, ठीक है। आफ्टर 30 ईयर 2 सिनेरियोज बनते हैं, या तो फीमेल जो होगी उसकी अगर साइटोलॉजी नॉर्मल है और वो नेगेटिव टेस्ट करती है HPV DNA के लिए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है टेस्टिंग की या स्क्रीनिंग की उसको कम कर देंगे, मतलब हर 5 साल पे स्क्रीन कर सकते हैं, क्योंकि ये शी इज़ एट अ वेरी लो रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्वाइकल कैंसर। बट इफ़ द फीमेल इज़ हैविंग नॉर्मल साइटोलॉजी बट शी टेस्टेड पॉजिटिव फॉर HPV, तो उस केस में हमें क्योंकि फीमेल जो है हाई रिस्क पे है, तो हमें जो फ्रीक्वेंसी है उसको थोड़ा मतलब बढ़ा के रखना है और हर 6 से 12 महीने पे जो है स्क्रीन करना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल कैंसर की डायग्नोसिस के लिए हम लोग कॉल्पोस्कोपी परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम लोग 5% एसिटिक एसिड जो होता है उसको एपिथीलिया पे अप्लाई करते हैं। तो जो भी अबनॉर्मल तुम्हारी सेल्स होंगी ना, अबनॉर्मल सेल जिनमें NC रेशियो जो है वो बढ़ा हुआ होगा, वो वाइट स्टेन करती हैं, ठीक है। तो यू कैन सी एसिटोवाइट लीजन्स इन द कॉल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन लाइक shown in these diagrams and then अबाउट द प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन हम लोग 2 लेवल्स पे कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करेंगे अगेंस्ट द HPV इन्फेक्शन, जिससे क्या होगा ना कि मतलब HPV का इन्फेक्शन ही प्रिवेंट हो जाएगा। सो इफ़ वी आर प्रिवेंटिंग द HPV इन्फेक्शन, ऑब्वियसली सर्वाइकल कैंसर का रिस्क जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। तो हमारे पास 3 मेन वैक्सीन्स होते हैं। एक होती है सर्वारिक्स, तो सर्वारिक्स बेसिकली एक बायोवेलेंट वैक्सीन है जो HPV 16 और 18 के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। और ये जो 2 स्ट्रेन्स होते हैं ना सर्वाइकल कैंसर से बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड होते हैं। तो बेसिकली सर्वारिक्स इज इंडिकेटेड ओनली इन गर्ल्स, नॉट इन बॉयज़। जबकि जो गार्डासिल है, तो गार्डासिल इज अ क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन विच इज़ गिविंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट HPV 6, 11, 16 एंड 18। तो मतलब जो तुम्हारा 16 और 18 है उसके अलावा 6 और 11 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्शन तो देगा ही, साथ में इट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट anal cancers and oropharyngeal cancers. So that is why Gardasil 4 is indicated in both girls and boys, right? And like this Gardasil 9 भी बहुत सारे और strains को involve कर रहा है apart from 16 and 18। तो ये भी cervical cancer, oropharyngeal cancer और anal cancer से protection देगा। So it is also indicated in both girls and boys. Then about the secondary prevention, तो secondary prevention में basically हमें pap smear करना होता है। pap smear basically हमें help करेगा प्री कैंसरस डिस्प्लेशिया को डिटेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली हम एक अर्ली लेवल पे इंटरवेंशन करके जो सर्वाइकल कैंसर है उसके डेवलपमेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सर्वाइकल कैंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।